ये घटता नहीं, इसमें टेम्परेचर का कोई चेंज, कोई इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज होता है लैटेंट हीट में। ओके। कंडेंसेशन एंड डिपोजिशन। हाँ शानवी, कंडेंसेशन क्या होता है? मैम कंडेंसेशन जब सॉलिड गैस में चेंज होता है। हम्म, नहीं नहीं, हम डेफिनेशन पूछ रहे हैं। सॉलिड गैस में चेंज, सही बता रही हो। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर अ गैस कूल्स डाउन एंड टर्न इनटू लिक्विड। जब गैस ठंडी होती है और वो लिक्विड बन जाती है, ठीक है, बारिश होती है ना जो, वो कौन से प्रोसेस से हो रही है? हम्म। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के ही प्रोसेस है। जैसे हीट है, वाटर ऊपर गया, कैसे गया, हीट उसको मिली तो वो ऊपर गया, ठीक है। अब वही हीट जो ऊपर गई है, वही गैस जो ऊपर गई है, वो जब ठंडी हो जाएगी तो वो लिक्विड बन जाएगी। ठीक है, देखो इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये जो क्लाउड्स हैं, इसमें जो गैस है वो जब ऊपर गई है तो वो गर्म है, ठीक है। ऊपर जाने के बाद वो ठंडी हुई, जब ठंडी हो गई तो वो नीचे आ गई, मतलब वो गैस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई। तो गैसियस स्टेट से सॉलिड, गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज होने को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। जब हवा ठंडी हो जाती है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। ठीक। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर अ गैस कूल्स डाउन एंड टर्न इनटू अ लिक्विड। समझ में आया शानवी? जहां पे गैस सबसे इसका इजी एग्जांपल है जो बारिश होती है, ठीक है। जब हवा ठंडी होती है तभी बारिश होती है, तभी जो ऊपर जो बादल हैं वो क्या करते हैं, हवा ठंडी हो गई तो फिर जो वाटर है उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? Okay, the process by which gas changes into a liquid on cooling is called condensation. Okay, समझ में आया? उसके बाद सब्लिमेशन। हाँ, उसके बाद है डिपोजिशन। Deposition is a unique process where a gas transforms directly into a solid without passing through the liquid phase. इसमें क्या होता है, एक गैस डायरेक्टली सॉलिड बन जाती है, मतलब जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रही है। जो डिपोजिशन का प्रोसेस है एक यूनिक प्रोसेस है। इसमें गैस डायरेक्टली किसमें ट्रांसफॉर्म हो रही है, लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और वो लिक्विड फ्रेज इसमें नहीं आता है। एंड सेम फॉर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में भी यही होता है, मतलब जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है। द प्रोसेस मैम इन विच, हाँ, समझ नहीं आया। जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो जाए बिना लिक्विड फेज जिसमें ना हो, उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है जिस उसमें लिक्विड फेज नहीं आता है, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। मीन्स जब गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए और उसमें लिक्विड फेज ना आए, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो बीच में, तो उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं। और जब सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। अब समझ में आया?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. The Ma'am, process the process in which solid changes directly into gas without passing through the liquid state is called deposition. Sorry. The process in which solid gas directly changes into a solid without passing through liquid state, it's called deposition. जिस स्टेज में जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ रही है बिना लिक्विड स्टेट में आए, मतलब बीच में कोई भी लिक्विड स्टेज नहीं आ रहा है, डायरेक्टली एक गैस सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रही है, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। ठीक। इसकी डेफिनेशन, you want to write the definition? Yes. ये है डिपोजिशन की डेफिनेशन। डिपोजिशन इज द यूनिक प्रोसेस वेयर अ गैस ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। फॉर डिपोजिशन का एग्जांपल है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डिपोजिशन का क्या एग्जांपल है? स्नो फॉर्मेशन। तो कोई आया था तुरंत लीव कर दिया, एक कोई आया था तुरंत लीव कर दिया, पता नहीं कौन था। लिख लिया शानवी? Yes. हाँ, Yes. ठीक है। तो कंडेंसेशन और डिपोजिशन समझ में आया? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर अ गैस कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू अ लिक्विड, रिलीजिंग एनर्जी इनटू द सराउंडिंग। ठीक है, कंडेंसेशन और डिपोजिशन में कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ये भी इसका एक एग्जांपल है, डिपोजिशन। Which phrase change is represented by the formation of frost on cooled window? Deposition. डिपोजिशन, इस डिपोजिशन का एग्जांपल ये भी होता है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। ड्यूरिंग कंडेंसेशन व्हाट हैपेंस टू द एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल्स? जब कंडेंसेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो गैस पार्टिकल्स की एनर्जी को क्या हो जाता है? It is released in the surrounding, it is absorbed from the surrounding, it remains uncharged, it increases Ma'am, second significantly. option. Huh? Second. It Second. absorbed from the surroundings. No, Ma'am, fourth option. no. It Hmm? releases to the surrounding. ठंडी हो रही है ना चीजें, कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस जिसमें चीजें ठंडी हो रही हैं? ठंडी हो रही है तो जो हीट होगी वो सराउंडिंग में रिलीज होगी ना। सराउंडिंग से अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी वही हीट तो वो चीज फिर ठंडी कैसे होगी? तो कंडेंसेशन की कंडीशन क्या रहती है? जिसमें जो गैस है वो
कूल डाउन होती है, मतलब उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी, तभी तो वो कूल होगी, तभी तो वो ठंडी होगी। कोई भी अगर गर्म चीज ठंडी हो रही है तो उसकी एनर्जी सराउंडिंग में रिलीज हो रही है, उसकी गर्माहट सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। समझ में आया? Yes, ma'am. सब्लिमेशन, द डायरेक्ट ट्रांजिशन। सब्लिमेशन बताया था कल। नो मैम, अभी बताया। कल भी बताया था हमने, एग्जाम्पल भी बताया था सब्लिमेशन का। Yes, ma'am. बताओ आर्यन। मैम एक नेपथलीन बॉल बनाया था तो और वो कपूर, मतलब कपूर बताया था। कैम्फर, कैम्फर कहते हैं उसको। कैंफर। हाँ। Sublimation is a rare phase transition where a substance changes directly from solid to gas without becoming a liquid first. देखो सब्लिमेशन बहुत रेयर प्रोसेस है। जब हम गैस, देखो अगर हम वाटर का भी एग्जांपल लेते हैं, तो जब वाटर आइस में चेंज होता है ना, तो क्या होता है, अगर हम फ्रीजर में आइस रख दें थोड़ी सी और उसमें पानी डाल दें, एक कंटेनर में हम आइस रख दें और उसमें पानी भी डाल दें, तो वो डायरेक्टली आइस में फिर से फ्रीज होना शुरू नहीं होगा। पहले वो आइस मेल्ट होगी वाटर में, पहले वो लिक्विड स्टेट में आएगी, उसके बाद फिर वो फ्रीज होगी। ठीक है, तो हम अगर ये सोचे कि हमने जो आइस रखी है उसी के साथ साथ फिर वो फ्रीज हो जाएगी, मतलब वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। पहले जो आइस हमने रखी है वो भी लिक्विड स्टेट में आती है, उसके बाद फिर वो फ्रीज होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है हम जिसमें दोनों साथ में रखने पर, हाँ। दोनों साथ में एक ही कंटेनर में रखने पर। हाँ, दोनों साथ में एक ही कंटेनर में रखने पर, अगर हम साथ में एक ही कंटेनर में भी रखते हैं तो भी जो आइस है वो पहले लिक्विड स्टेट में आती है अपने। क्या इसकी ना, हाँ, समझ में आया शानवी? साथ में भी रखोगी तब भी वो पहले अपने लिक्विड स्टेट में आएगा, उसके बाद। अब ये एक्सपेरिमेंट मत करना फ्रिज खोल खोल के बार बार, वरना आइस नहीं जमेगी, आइस फ्रीज नहीं, वाटर फ्रीज नहीं होगा फिर। मैम पर उसको फ्रीजर में रखेंगे तो वो मेल्ट कैसे होगी वो आइस? वो उसका उसकी साइंस अलग है, उसमें वो मेल्ट होती है, पहले आइस मेल्ट होगी पूरी की पूरा, वो लिक्विड बनेगा, उसके बाद ही वो फिर आइस बनेगी। जब तक वो पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक वो फिर से फ्रीज होना शुरू, तब तक वो वाटर फिर से फ्रीज होना शुरू नहीं हो सकता। ठीक। यस। तो सब्लिमेशन की क्या डेफिनेशन है? सब्लिमेशन इज a rare phase transition where a substance changes directly from solid to gas without becoming a liquid first। ठीक है, मतलब कि ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं, सब्लिमेशन के बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं होते हैं, बहुत कम एग्जांपल्स होते हैं, बहुत रेयर एग्जांपल्स होते हैं। और ये बहुत रेयर ट्रांजिशन फेज है, मतलब जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, लिक्विड नहीं बनता। It occurs when the substance gain enough energy to overcome intermolecular forces directly from solid state। देखो ये तभी होता है जब किसी सॉलिड सब्सटेंस को इतनी ज्यादा हम एनर्जी दे दें कि वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। और इसके बहुत रेयर एग्जांपल्स है, जैसे कि ड्राई आइस, आयोडीन और कैम्फर, नैप्थलीन बॉल्स। ठीक है, उन यही सारी चीजों को हम इतनी एनर्जी, सारी चीजों को हम इतनी एनर्जी नहीं दे सकते हैं कि वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाए। अगर हम आइस को भी मेल्ट करेंगे तो आइस पहले वाटर लिक्विड स्टेट में आएगी, उसके बाद ही वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। ठीक। तो सब्लिमेशन एक बहुत रेयर केस होता है, और इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है ड्राई आइस और आयोडीन। एक और एग्जाम्पल होता है नैप्थलीन बॉल्स और कैम्फर। एक्सक्यूज मी मैम। हम्म। मैम, जहाँ पर ठंडी जगह रहती है वहां पर जो पॉन्ड्स रहते हैं वो भी जम जाते हैं। अगर हम वो पॉन्ड में नॉर्मल वाटर डालें तो फिर वो पूरा पॉन्ड भी वाटर बन के वापस फ्रीज होगा। नहीं, अब वहां का तो एटमॉस्फेयर ऐसा है ना कि वो फ्रीज है।
वो तो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर रहा है ना। यस मैम। जो तुम फ्रीजर में आइस जमा रहे हो वो तो हम एक साइंटिफिकली प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। वो तो एक मशीन है। हम वो तो एक नेचुरल जगह है ना, जहाँ जहाँ बहुत ठंडी जगहें होती हैं। यस मैम। हाँ। शानवी, समझ में आया सब्लिमेशन? यस। ठीक। मेल्टिंग डिपोजिशन, हाँ देखो हम लोगों ने अब सारी चीजें कर ली हैं। तुम लोग अगर आए रिप्रेजेंट करने के लिए तो तुम लोग ऐसे बेस को रिप्रेजेंट कर सकते हो, पिक्चर बना के भी। मुझे ये पिक्चर एक्सप्लेन करो, शानवी। मैम जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे फ्रीजिंग कहते हैं। और जब क्या? सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग कहते हैं। और हाँ। जब सॉलिड गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है, सॉलिड गैस में जब डायरेक्टली कन्वर्ट होता है तो उसे सॉलिड गैस में जब डायरेक्टली कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। सब्लिमेशन। सॉलिड टू अरे गैस, गैस टू सॉलिड, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, उसको सीक्वेंस में बताओ। किधर से शुरू करो, मेल्टिंग से। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा तो उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। लिक्विड जब गैस में चेंज होगा तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। गैस जब लिक्विड में चेंज होगी तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। फिर गैस जब सॉलिड में चेंज होती है तो उसको डिपोजिशन बोलते हैं, और सॉलिड जब गैस में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक। तो ये 6 प्रोसेसेस हम लोगों ने पढ़े। इवेपोरेशन पता है इवेपोरेशन के अंदर आता है, जो कल हम पढ़ा रहे थे वेपोराइजेशन, उसके अंदर ही इवेपोरेशन आता है। ठीक है, वेपोराइजेशन जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वेपोराइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। और वेपोराइजेशन के अंडर ही इवेपोराइजेशन भी आता है। ठीक। यस मैम। अच्छा, ये 6 प्रोसेस समझ में आए कि मैटर अपना स्टेट कैसे चेंज करता है और उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? यस। यस मैम। What defines the process of sublimation? मैम ऑप्शन बी, सॉलिड टू गैस Which of the following ट्रांसफॉर्मेशन। substances commonly used to demonstrate sublimation? ड्राई। ड्राई आइस। ड्राई आइस। ड्राई आइस का अनदर नेम भी दिया है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, AI ने गलत तरीके से लिखा है, ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्टेट और ऑफ मैटर, ये चीज में कोई डाउट अभी तक नो मैम। इस टॉपिक में? नेक्स्ट टॉपिक। ऑफ हीट। अब एक लास्ट टॉपिक है, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। सॉरी, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। हम्म
मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना हम बना सकते हैं ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास को सिर्फ हम एक जगह से एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बताते हैं। इसका फर्स्ट, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे तो सबसे पहला स्टेटमेंट ही इसका यही आता है। अगर बोल दिया जाए स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो पहला स्टेटमेंट आएगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। ये सिर्फ अपना फॉर्म चेंज, मास सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर सकता है, ना ये क्रिएट होता है ना ये डिस्ट्रॉय होता है। देखो, मास मास स्टेट दैट मैटर, सॉरी अभी आएगा। मैम ये तो एनर्जी वाला ही सही हो गया। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और मेड। हाँ हाँ हाँ, यस। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, बताते हैं। आज ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ रहे हो तुम लोग ये चैप्टर? जानवी, तुमने पढ़ा, कुछ सेल्फ स्टडी किया इस चैप्टर में? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। आर्यन, तुमने पढ़ा? आर्यन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। यस मैम। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें लिखने को आ जाए तो हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये स्टेटमेंट बहुत आता है, स्टेट लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। तो हम क्या लिखेंगे? तो ये लिख लो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इसको मास कर लो, ठीक है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको ठीक कर लेना और इस स्टेटमेंट को लिख लो यहां से यहां तक। ये है लॉ। अगर लॉ लिखने को आता है ना तो तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। जो वर्ड्स लॉ में दिए गए हैं या किसी भी थ्योरी में दिए गए हैं या किसी भी प्रिंसिपल में दिए गए हैं, वो सेम वर्ड्स आपको कॉपी करने होते हैं, ठीक? यस मैम। लिख लिया? मैम राइटिंग। इस लॉ, स्क्रीनशॉट ले लो। इस लॉ का क्या मतलब है कि जो भी टोटल मार्क्स हमारे रिएक्टेंट में होगी, रिएक्टेंट मींस जिस चीज से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। देखो ये इमेज तो समझ में आएगा। मास कर लिया ना तुम लोगों ने, ये मैटर नहीं है, ये मास है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reactions। केमिस्ट्री में अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस केमिकल रिएक्शन में जो भी हम रिएक्शन करते हैं, उसमें जो भी हम रिएक्टेंट लेते हैं, कोई भी हम रिएक्टेंट ले रहे हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए, तो जितना हम रिएक्टेंट लेंगे, अगर हम 100 ग्राम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है उसमें हम लोगों ने कोल लिया है, तो अगर हम 100 ग्राम कोल लेंगे और हम कोल को अगर कंप्लीटली बर्न भी कर देंगे, तो उस जार का जो वेट रहेगा वो सेम रहेगा। जहां पे कोल बर्न, वेट ऑफ जार एंड इट्स कंटेंट्स रिमेन द सेम, मास इज कंजर्व्ड। यहाँ पे हम लोगों ने कोल को बर्न किया है तो इस जार का भी वेट सेम है।
जो मास है वो कंजर्व्ड है, मतलब अगर हमने 100 ग्राम ऑफ कोल को बर्न किया तो उससे 100 ग्राम ऑफ हीट एनर्जी ही निकलेगी। मैम पर जितना, अगर हम गैस को कंप्रेस करें तो उसका वेट बढ़ जाता है। नहीं, लेकिन यहाँ इसमें नहीं बढ़ेगा। मैम जार का वेट 100 ग्राम होगा या फिर उस कोल का ही ग्राम वेट 100 ग्राम रहेगा? हम सिर्फ हमने जो रिएक्टेंट लिया है यहाँ पे सिर्फ उसका वेट लिखा हुआ है, जार का और बाकी सारी चीजों का यहाँ कोई वेट नहीं लिया। हमने जो रिएक्टेंट जो कोल लिया है, जिस चीज से हम रिएक्शन कर रहे हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। हाँ, हाँ, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिससे हम रिएक्शन कर रहे होते हैं, मींस यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो कोल है जिससे हम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया किसने था? एंटनी, नहीं, अजीब सा नाम है साइंटिस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटनी लेवॉइसर। इन्होंने ये लॉ दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। एंटनी लेवॉइसर किस ईयर में दिया था? 1743 में दिया था। ये ना 1794 तक। ठीक है। और उन्होंने ये कहा था, इन अ केमिकल रिएक्शन, अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें क्या होगा? मास is neither be created nor be destroyed, it is transformed into something else। देखो यहाँ पे जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पे वो गैसियस फॉर्म में आएगी, लेकिन वो ना वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ठीक है, वो कम नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफॉर्म होगी। समझ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? यस। किसने दिया था? एंटनी एंटनी लावोइजर। एंटनी लेविसियर। लिवोइसर। इन विच ईयर? 1740। 1740। यही मेन ईयर है, ये नहीं है, ठीक है, इसके बीच बीच में नहीं ना। 1743 में उन्होंने दिया था। इसमें भी सेम ही चीज बताई है। इसमें बस क्या बताया है कि अगर हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए, सॉरी, 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए और 2 ऑक्सीजन के लिए, तो अगर हम उसको मिक्स कर देंगे और हमने ये रिएक्टेंट लिया और हम उससे केमिकल रिएक्शन उसको करा करके प्रोडक्ट भी बनाते हैं, तो भी उससे सेम ही चीज बनेगी। मतलब एटम्स या एलिमेंट्स उतने ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है, जो भी हम मास मैटर ले रहे हैं वो सेम ही होगा। ठीक। रिएक्टेंट का मतलब समझे तुम लोग? यस क्या होता है रिएक्टेंट? मैम, रिएक्टेंट वो था जिसका केमिकल रिएक्शन में यूज किया जाता हाँ, है। जिससे हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं, प्रोडक्ट जो भी उसका जो रिजल्ट आ रहा होता है। हाँ, रिजल्ट आता ठीक है, रिजल्ट। अभी तो ये ऐसे दिया हुआ है, लेकिन उसके अब आगे की क्लासेस में क्या होगा, ये केमिकल रिएक्शन में बना करके दिया जाएगा। ये एक रिएक्शन होती है। द मास ऑफ द सिस्टम इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। जो भी मास है वो सेम रहेगा रिएक्शन के पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। ठीक। क्लियर है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास? यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है? यस। है। बताओ फर्स्ट का आंसर। इट रिमेन कांस्टेंट। मैम इट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है। Who credited the formulation of law of conversion of mass? मैम ऑप्शन 2 एंटनी लुईस। Conversion of mass in chemical reaction सेम चीज है। अगर हम कोई भी, हमने बताया ना, रिएक्शंस लिखा जाता है,
तो अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को लिखें तो उसमें क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस को ऐसे लिखा जाता है, ये देखो। इसको हम लोगों ने बैलेंस किया है, ठीक है। जैसे कि CH4 लिखा हुआ है जिसको हम लोग मीथेन बोलते हैं, O2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर, ठीक है। अब ये इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन के सामने हम लोगों ने 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी H2O के आगे भी 2 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? हम लोग इसको CH4 और प्लस, यहाँ पे प्लस लगाना चाहिए, ऐसे ऊपर लगा हुआ है लेकिन रिएक्शन में भी। तो हम लोग इसको नॉर्मली भी तो लिख सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको बैलेंस किया है। बैलेंस करने का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट के साइड पे जितनी चीजें हों उतनी प्रोडक्ट के साइड भी हो, देखो, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। तो जब हमको इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आएगी तो क्या होता है ना कि हम लोगों को एक इक्वेशन दे दी जाती है और उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ये बैलेंस है, मीन्स कि रिएक्टेंट के साइड पे जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही एलिमेंट्स प्रोडक्ट के साइड पे भी रहेंगे। मैम जो 2H2O लिखा है उसे H2O प्लस H2O नहीं लिख सकते? क्या चीज? मैम वो जो राइट साइड में जो वाटर 2 टाइम्स है ना, तो उसे अलग अलग नहीं लिख सकते? वाटर 2 टाइम्स है इधर, हाँ, यहाँ यस मैम। यहाँ वाटर 2 टाइम्स नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन 2 टाइम्स है। मैम मतलब उसके 2 बने हुए हैं ना? नहीं नहीं, तुम अभी केमिकल रिएक्शन नहीं समझे। देखो जैसे लिखा हुआ है ना CH4, ठीक, तो यहाँ पे इधर कार्बन के कितने एटम्स हैं? एक एटम है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 है। यस। और इधर O2 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। 2, तो इधर भी 2 ही होने चाहिए। और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 होना चाहिए। तो यहाँ हाइड्रोजन 4 कैसे है? 2 × 2 4, 4। इसलिए इधर हाइड्रोजन 4 है। और ऑक्सीजन कैसे 2 है? क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। तो जितना रिएक्टेंट के साइड पे होता है उतना प्रोडक्ट साइड पे भी होना चाहिए। ओके मैम। यहाँ H2O नहीं लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने इसको बैलेंस कर दिया तो यहाँ 80 ग्राम और इधर भी 80 ग्राम आ गया, ठीक। तो हम लोगों को इसमें बैलेंसिंग बताई गई है। अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रिफ्लेक्ट्स द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास बाय हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स फॉर फॉर ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स। यही है ना कि यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हमें दिए हुए हैं, जितने एटम्स रिएक्टेंट के साइड पे हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पे भी हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक बैलेंस इक्वेशन हमें यही दिखाती है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही प्रोडक्ट साइड पे भी होंगे, ठीक है। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख रहे होते हैं या किसी भी इक्वेशन को लिख रहे होते हैं, व्हाइल राइटिंग एनी इक्वेशन वी इंश्योर दैट मास इज एनकाउंटेड बाय एडजस्टिंग कोएफिशिएंट। मास जो होता है उसको हम लोग स्टेप सही कर दें, बैलेंस कर दें कोएफिशिएंट लगा करके, मतलब उसके पहले कोई भी नंबर लगा करके। अभी बैलेंसिंग आएगी आगे, अभी तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया गया है। दिस प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट दैट एटम आर सिंपली रीअरेंज, नॉट क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स को एडजस्ट कर रहे हैं उसके आगे कोएफिशिएंट लगा करके, तो ये हमें ये नहीं दिखा रहा है कि हम मॉलिक्यूल्स को कम ज्यादा कर रहे हैं, ये हमें सिर्फ इतना दिखा रहा है कि हम एटम्स को रीअरेंज कर रहे हैं ताकि वो बैलेंस फॉर्म में आ जाए, ठीक। यस। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ। करो। why why must we बैलेंस केमिकल इक्वेशन? हमें क्यों हमेशा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ मैम सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन। मास। हाँ, और इसको बैलेंस करो। इन द इक्वेशन
2H2 plus O2. 2H2O. How many oxygen atoms are on product side? मैम 4। No, 4 atoms नहीं है। मैम 2 ही तो है। सामने में 4 नहीं है, 2 है, वही तो कह रहे अरे हैं। 2 है। हाँ 2 है, फिर तुम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया क्या? हाँ यस मैम। नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा है हुआ है, अभी जैसे ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के दो नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हुए हैं, सॉरी 4 मॉलिक्यूल्स नहीं दिए हुए हैं, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन के 4 एटम्स दिए हुए हैं। ऑक्सीजन के 4 एटम्स नहीं, ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ आगे 2 लगा हुआ है। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई सिर्फ हाइड्रोजन के लिए करेंगे। 2 इंटू 2 4, इसके 4 हैं, इसके तो 2 ही हैं। ओके मैम। ठीक। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ, ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है। अब लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास यूज कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? तो इंडस्ट्रीज में जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, केमिकल प्रोडक्ट, तब हम इसका यूज करते हैं मास को कैलकुलेट करने के लिए, कि रिएक्टेंट के साइड पे और प्रोडक्ट के साइड पे जो भी एटम्स है वो इक्वल हो। ठीक है, तो इन सारी जगहों पे लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास का यूज होता है। समझ में आया लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास? यस। यस। कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके, थैंक यू शानवी और आर्यन। बाय मैम। गुड बाय, नाइट। गुड नाइट। मैम